Hello and welcome to Reportage. I am Danish bin Nabi. My today's guest is a close confidant of Prime Minister Narendra Modi, Mr. Zafar Sureshwal. Mr. Zafar, warm welcome to Reportage. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. We will do this in Urdu, right? जफर साहब, ये मुझे बताइए, आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत अगेंस्ट थे. यहाँ इस हद तक आपने यूरोपियंस और अमेरिकन्स को कन्विंस करा कि इनको वीजा ना दें. देन ऑल ऑफ सडन यू बिकेम क्लोज टू हिम. थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें. देखिए, हाँ बिल्कुल, हमने जो लड़ाई लड़ी मोदी साहब के साथ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम लेके गए थे उनको, और उनका वीज़ा जो रिजेक्ट हुआ वो मेरी पिटीशन पे हुआ था. और सिर्फ यही नहीं, मैंने तो उस ज़माने में, क्योंकि मैं इंग्लैंड में रहता था, मैं 98 से 2005 तक मैं इंग्लैंड में था. मेरा काम जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, तो मैंने उस ज़माने में 2002 के बाद, शायद 2002 की जून या जुलाई में, मैंने एल के अडवाणी साहब जो हिंदुस्तान के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ भी पिटीशन दायर की थी लंदन हाई कोर्ट में कि इस शख्स को इंग्लैंड में दाखिला न देने में आए. लड़ाई लड़ी बहुत, यानी ज़बरदस्त अंदाज में, यानी उसमें कोई नो होल्ड्स बार, पूरी ताकत के साथ. लेकिन एक कहते हैं कि हर वक्त ज़िंदगी में आदमी जो है एक सोचता है. एक इकदाम किया था हमने, एक रास्ते पे चले थे, हासिल क्या हुआ, है ना भाई. हम कारोबारी लोग हैं, एक दुकान लगा के बैठते हैं, आप भी हैं, एक बैठे हैं बेहतरीन जगह पर, और बिक्री नहीं होती तो आदमी सोचता है ना भाई है क्या. तो ये सब करने के बाद हासिल क्या हुआ. अच्छा, मुझे कोई टीवी स्टार तो बनना नहीं था कि मैं कोई एक्टिविस्ट हूं. जो एक्टिविस्ट की एक जमात है पूरी दुनिया में, जो लोगों की मुसीबतों पे अपनी दुकानें चलाते हैं हमारे मुल्क में भी, कि वो मुसीबतों पे उनकी दुकान चलती है. तो मैं तो वो नहीं था. तो तब मुझे ये लगा, ये सब करने के बाद, और फिर भाई मैंने हर वक्त ये सोचा था कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे हिंदुस्तान वापस जाना है, मेरा मुल्क वो है, और मेरा अहमदाबाद में कारोबार वगैरह, एक्सटेंडेड फैमिली थी, कि भाई हमें तो वापस ही जाना है. तो उस जमाने में जब ये हो गया, और फिर देखिए फसाद तो खत्म हो गए, और फिर मोदी साहब 2/3 मेजोरिटी से दोबारा जीत के आ गए. पहली बार ये ऐसा हुआ था, इसलिए कि अब तक जो फसाद होते थे अहमदाबाद में, कोई फसाद ये पहली बार नहीं हुआ है, सीरीज ऑफ फसाद है, और हम लोग हर फसाद में बिल्कुल बर्बाद हो गए. यानी हमारा कारोबार, घर जल गया है कई मर्तबा. इस फसाद में भी वही हुआ था. तो लेकिन हुआ ये है कि ये पहला फसाद था जो बीजेपी की हुकूमत में हुआ था. पहले ये होता था कि भाई कांग्रेस की हुकूमत होती थी, सेंटर में भी उनकी हुकूमत होती थी, लेकिन जो मुसीबत आती है असल, वो आफ्टरमैथ ऑफ राइट में होती है. राइट में तो खैर 15-20 दिन 25 दिन में 200 लोग मारे गए, 1000 दुकानें जल गई, सब हो गया. लेकिन जब वो राइट खत्म हो जाता है, कर्फ्यू खत्म हो जाता है, जब रोजमर्रा की जिंदगी शुरू होती है, तो उस वक्त पता चलता है. तो पहले ही होता था कि भाई मुसलमान एमपी हुआ करते थे, मुसलमान मिनिस्टर होते थे, तो मुसलमानों का रोजमर्रा की जिंदगी है ना भाई, हॉस्पिटल हेड, आपकी स्कूलें हैं, तो कुछ न कुछ. यहां ऐसा हो गया पहली बार कि देयर वाज अ वैक्यूम बिटवीन द मुस्लिम्स ऑफ गुजरात एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इन गांधीनगर. अब गुजरात में मुसलमान कोई 2-5 लाख तो थे नहीं भाई, 50-60 लाख मुसलमान थे. तो उस वक्त मुझे गुजरात से मुसलमानों के फोन आने लगे. जब यह पता चला कि नरेंद्र मोदी साहब इंग्लैंड आ रहे हैं अपने गुजरात वाइब्रेंट गुजरात के प्रोग्राम के लिए, तो कहा कि जफर भाई अब आप ही इनसे मुलाकात का कोई रास्ता निकालिए. तो बहरहाल हमारे जो दोस्त हैं महेश भट्ट जी, प्लीज महेश भट्ट साहब भी हमारे रूए रवां थे इसमें, इस पूरी मूवमेंट में, और वो आगे पेश थे इसमें. तो मैंने उनसे मशवरा लिया कि भाई ये हालात हैं, ये है, सब कुछ उनके सामने था, ये पूरा पस मंजर, और ये मोदी साहब आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, तो आपकी क्या राय है. तो देखिए, एक ईमानदारी की राय ये होती है. उन्होंने ये कहा मुझे कि देखो, हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, जो लड़ाई मोदी से लड़ रहे हैं इस वक्त, उसमें एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आपको मोदी के साथ ही बैठना पड़ेगा ना टेबल पर, तो वो ऑप्शन तब हो, उसके बजाय वो ऑप्शन को अभी एक्सरसाइज कर लो. तो बुरा क्या है इसमें. Was it out of fear? क्या कंप्लीट डर था? बिल्कुल नहीं. गुजरात के मुस्लिम्स में वो आपको रीच आउट कर गए ताकि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रीच आउट करें? चीफ मिनिस्टर थे, बिल्कुल नहीं. डरने की तो बात ही नहीं थी ना भाई. फसाद से मुसलमान कभी डरा ही नहीं था ना, नया थोड़ी था. 69 का राइट जो है ना, हिंदुस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा जो कत्लेआम हुआ है ना मुसलमानों का, वो 1969 के राइट में हुआ है अहमदाबाद में.
जिसमें गुजरात में भी कांग्रेस की हुकूमत थी और वहां भी उनकी थी। उसके बाद 85, 87, 90, 92 तो मुसलमान बिल्कुल घबराया नहीं था। नहीं नहीं, आउट ऑफ फियर, नहीं बिल्कुल नहीं, कंसेंसस था। अरे भाई ये के भाई फियर तो है ही नहीं भाई। अब रोजमर्रा की जिंदगी तो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक नहीं जोड़ोगे भाई, जोड़ना तो पड़ेगा ना आपको, बात तो करनी पड़ेगी, अपने मसले रखने पड़ेंगे। तो कोई एक ब्रिज, डरने की तो बात ही नहीं थी कोई। You were a bridge between the chief ये minister, the then ये chief कि minister, भाई जफर भाई आप and the Muslim community. भाई यही, वरना आप मुझे बताएं ना, क्या महेश भट्ट मुझे डरने का डर की वजह से कोई राय देंगे? महेश भट्ट साहब तो ये कि भाई इनसे मिलो और इनसे बात रखो। ये आ रहे हैं कि ठीक है हमने लड़ाई भी लड़ी, अब ये भी एक रास्ता है। भाई आप मुझे एक बात बताइए, इंडिया पाकिस्तान ने इतनी लड़ाइयां लड़ी तो क्या शिमला एग्रीमेंट डर की वजह से था कि भाई ठीक है ना, या जितने भी अलाइड फोर्सेस के जो एग्रीमेंट हुए सब वो दो कंट्रीज का वॉर। अरे तो दो कंट्रीज का, एक मिनट तो मिलना डिफरेंट। नहीं 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 नहीं, अरे कोई मिलना यानी डर से होता है, आदमी डर की वजह से मिलता है। That's my point. बिल्कुल नहीं, It was not out of fear. बिल्कुल नहीं, Consensus between the two parties. एक सेकंड के लिए भी डर नहीं है, एक सेकंड के लिए भी कोई डर नहीं। कंसेंसस था, बिल्कुल डर नहीं था। बिल्कुल नहीं, डर किस बात का? आप मुझे बताइए ना, सब लुट गया है। अरे एक मिनट, डर कब होता है? एक मिनट सुनिए मेरी बात, डर कब होता है पता है? होगा 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 जब आदमी लुट ही गया है। बोलते ना एक आदमी मरी गया है कब्र के अंदर, अब उसको किस बात का डर है? तो डर तो सवाल ही नहीं था कहीं पर भी, और कंसेंसस था। बिल्कुल। अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग। देखिए कंसेंसस का मतलब ये नहीं होता कि 60 लाख मुसलमान सब बोलेंगे हाँ करना है। जो अक्लमंद होते हैं, समझदार होते हैं, उनकी तरफ से था बिल्कुल। जफर साहब लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड। आपको लाइफ थ्रेट भी हो गया, आपकी अपनी कम्युनिटी आपके खिलाफ हो गई, आपके अगेंस्ट फतवाज जारी हो गए, इस बिना पे कि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत क्लोज चले गए, बहुत क्लोज फ्रेंड थे उनके। स्टिल आपको 2014 के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई मिनिस्टरियल कैबिनेट क्यों नहीं मिला? पहली बात आपकी पहली बात का जवाब दो, क्या इस कौम ने फतवा पहली बार दिया किसी को? मैं तो छोड़ो ना, बहुत छोटा आदमी हूं। सर सैयद पे फतवा आया कि नहीं आया? कुफर का आया ना, वाजिबुल कत्ल का आया ना, मौलाना आजाद पे आया कि नहीं आया, मौलाना हुसैन अहमद मदनी पे आया कि नहीं आया, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह। तो इस कौम ने तो फतवे जो है ना वो तो छोड़ दीजिए। साहब माय पॉइंट, स्टिल आपको कोई मिनिस्टरशिप नहीं। वो तो सुनिए एक मिनट, मैं आपको एक बात बता दूं, वो तो 2014 छोड़िए ना, मेरा तो ताल्लुक उनसे कब से था? 2003 से था ना। तो मैंने जब 2003 से लेकर 14 में गुजरात में ही कुछ नहीं लिया, मेरा मकसद ही नहीं है ना ये। देखिए ये तो बाय इसमें आया, और मैं देखिए मैं असल बिजनेसमैन हूं, मेरा खानदान पुश्तों से कारोबार है। दूसरा, जब हम अहमदाबाद में रहते थे तब तक हम किसी चीफ मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है, हम किसी कॉर्पोरेटर को भी नहीं जानते थे। तो मेरा मकसद कभी भी ये तो था ही नहीं। जफर साहब दैट मींस आपके लिए सिर्फ बिजनेस मैटर। मेरा नहीं, मेरा एक नहीं, आप गलत ला रहे हैं। मेरा बिजनेस जो है ना उसमें तो मुझे जरूरत ही नहीं है उनसे मिलने की। मेरा बिजनेस तो इंग्लैंड में था, मेरा बिजनेस तो कनाडा में था। तो आप क्या यूं कहना चाहते कि मेरे बिजनेस के बचाने के लिए मैं मोदी साहब से मिला? बिल्कुल नहीं। जफर साहब मुस्लिम्स की क्यों इतनी खराब दुर्दशा है इंडिया में? कहां दुर्दशा खराब है? कोई दुर्दशा खराब नहीं। देखिए ऐसा है, कुछ जगहों पर है और कुछ जगहों पर बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल आप गुजरात आइए, गुजरात में आपको देखना पड़ेगा इन बोलते हैं ना पूरे इन टोटल, अगर आप गुजरात में आइए अभी जाइए, मोदी साहब की तो 12-13 साल हुकूमत रही, 25 साल से बीजेपी है ना गुजरात में, 25 साल से 95 से। गुजरात के मुसलमान की हर इकोनॉमिक इंडिकेटर में जीडीपी जो फाइनेंशियल वो है, एजुकेशन, हेल्थ, लिटरेसी, इट इज मच बेटर देन एनीवेयर एल्स इन द कंट्री। गेटोस भी है, वो गेटोस जो आप कह रहे हो ना, नहीं, जो गेटोस लोग कह रहे हैं ना, आप गए नहीं हो वहां पर। गेटोइजेशन जो है ना गुजरात में, वो आज से नहीं है, 100 साल से। मगर 2002 ऑनवर्ड्स नहीं भाई, वो जो आप जिस घेटो की बात करते हो ना, जुहापुरा, वो जुहापुरा कब बना है पता है आपको? 1969 में। अरे मोदी साहब जब आए ना 2002 में, मगर उसकी पॉपुलेशन 2002 से ऑनवर्ड्स ही तो बढ़ी है। कुछ नहीं बढ़ी, इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। मैं वही तो कहना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं बढ़ी।
यानी वो क्या हुआ है कि मुसलमानों ने 2002 के बाद, वैसे भी देखिए, वैसे भी गुजरात जो है ना, वैसे भी 50 साल पहले भी घेटवाइजेशन यानी कैसा है मालूम है गुजरात में? सुनिए आप, मेरी बात तो समझ, आप लोगों को मालूम नहीं है ना, मैं समझा रहा हूं। गुजरात में घेटवाइजेशन जो है ना, आज से नहीं 100 साल से है। एक दूसरा, घेटवाइजेशन इज विद इन हिंदूज ऑल्सो। जैसे जहां, सुनिए, जहां ब्राह्मण हिंदू रहता है ना, वहां पटेल नहीं रहता। जहां जैन रहता है वहां ब्राह्मण नहीं है। जहां सोने का तो वो है। और ऐसे ही मुसलमानों में घेटवाइजेशन है। जहां मुसलमानों में मेमन रहते हैं, सुनिए, वहां मेमन रहते हैं। और जहां पर सुन्नी बोहरे रहते हैं तो वहां सुन्नी बोहरे रहते हैं। आपको मुसलमानों में आप भी ये कहना चाहते हैं कि गुजरात के मुस्लिम इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, जो ये गेटोइजेशन का ये गेटवाइजेशन है ही नहीं ना। एक मिनट, आप बिल्कुल भी नहीं है। आप एक मिनट, आप जुहापुरा, मैं बोलता हूं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, चलिए आप मेरे साथ, आपको मैं जुहापुरा दिखाता हूं। और आप दिल्ली, वहां तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब की हुकूमत थी ना 10 साल तक, और 70 साल हुकूमत की कांग्रेस ने, 60 साल हुकूमत की। जाकिर नगर पे चले जाइए, एक मिनट, आप जाकिर नगर जाइए। और आप साहब, ना मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, तो एक मिनट, हाँ, तो आपने मुझे 70 साल तो सुनिए ना, तो मैं बात मुस्लिम हाँ, तो नहीं, एक मिनट, हम नहीं, मोर सो 2002 ऑनवर्ड्स की नहीं, आप उसको तो, अरे भाई 2002 में मुसलमानों के जहां घर जले ने, जहां मेरा भी तो जला ने, मैं विक्टिम हूं। मेरा घर, मेरा कारोबार, सब कुछ जल गया था, हमने वहीं बनाया। 90% मुसलमानों ने अपने मकान जो है ना, और अपनी दुकानें, अपनी फैक्ट्रियां उसी जगह वापस बनाई जहां जली थी। लेट मी रिपीट दिस, आपका कहना यह है कि गुजरात के मुस्लिम्स बहुत अच्छे हैं, इंडिकेटर नहीं, सुनो, मैंने क्या कहा? नहीं, आप यू आर पुटिंग रॉन्ग वर्ड्स। मैंने ये कहा प्रपोर्शन, यानी गुजरात के मुसलमान को कंपेयर करो, गुजरात के मुसलमान की पोजीशन को कंपेयर करो बंगाल के मुसलमान से, गुजरात के मुसलमान की पोजीशन को कंपेयर करो आसाम के मुसलमान से, वो उन मुस्लिम से अच्छी निकलेगी। बहुत अच्छी, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा ये जफर साहब, लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड। बाबरी मस्जिद का केस हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराने का खुद बोला इट्स एन क्रिमिनल एक्ट। अगर सबका साथ, सबका विश्वास है, क्यों नहीं गवर्नमेंट अपील कर रही है? देखो, मैं पहली बात तो गवर्नमेंट की कोई ब्रीफ लेके नहीं आया आपके पास जी, मेरी ब्रीफ नहीं है, वो उनका है मामला। मेरा काम यह है, सुन लीजिए, मेरा काम यह है, जिसकी गवर्नमेंट है, अगर जिसकी गवर्नमेंट है उससे अपने मसलों को जाके रखना। आई एम नॉट कैरिंग ब्रीफ फॉर दिस गवर्नमेंट। वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया, जो भी फैसला किया, सुनिए, जो भी फैसला किया, जफर साहब, तो ठीक है। वी हैव वेरी लेस टाइम, लेट्स टेक अनदर हाँ, लीजिए आप। Many times you have advised Prime Minister Narendra Modi on various issues. क्या आपने CAA पे बात करा? बिल्कुल की, और बिल्कुल थी आपकी? मैंने ये कहा लफ्जों में कि CAA जो है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? मुस्लिम्स को कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनिए मेरी बात पूरी सुनिए आप। यही तो प्रॉब्लम है ना, बीच में से निकालते हो। नहीं, पूरी सुनिए। CAA यानी जो आप बता रहे हो कि भाई जो बिछड़ा हुआ, सुनिए जो मेरी बात, इसलिए ये बीच में से निकालने की जो आदत है ना, ये बंद कीजिए आप लोग। CAA मतलब मैंने ये कहा कि जो CAA आप जिसको कह रहे हो कि जो बिछड़ा हुआ या जो तकलीफ ज़दा पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में या इन मुल्कों का जो हिंदू है, अगर उसको आप इस मुल्क में आता है और सिटीजनशिप देते हो, आप दीजिए उसको, है ना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? कि पाकिस्तान से कोई मुसलमान यहां नहीं आने वाला, अफगानिस्तान से कोई नहीं मुसलमान, अगर जो हिंदू को देते हो आप दे दिए। तो सुनिए, उन्होंने ये कहा कि तो फिर मसला किस बात का है? तो मैंने कहा हाँ, मसला यह है कि आपके लोग ये CAA को NRC से जोड़ते हैं। बिल्कुल। और तो मैंने कहा बिल्कुल, आपके लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, ये लफ्ज है मेरे। आपका आसाम का चीफ मिनिस्टर बार बार बोलता है, आपका आसाम का जो एजुकेशन मिनिस्टर, तो आप ये बोलते हो। तब अगर आप उनको खाली देते हो, और वो ऑलरेडी है, दीजिए ना। जो बेचारा यहां बिछड़ा हुआ आया है 20-25 साल से, जो बेचारे के पास सिटीजनशिप नहीं है, हिंदू, मुस्लिम्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगी। मैंने कहा वो दो, उनको दो। एक मिनट सुन लीजिए, उनको आप सिटीजनशिप देते हो, अगर यही है तो ठीक है, दो उनको। और वो पहली बार कहां है, वो तो सालों से दे रहे हैं ना।
अरे सालों से हिंदू, कितने हिंदुओं को फिर मिली? क्यों इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है सीएए को? अगर वो सालों से दे रहे हैं फिर क्यों इसको वो law बना तो रहे हैं? मैंने कहा ना कि वो उनकी हुकूमत का, मैं कोई स्पोक्स पर्सन तो हूं नहीं कि आप मुझसे पूछते हो। But you should have advised your नो best नो नो friend. नो, अरे मेरा एडवाइस दो नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि एवरीथिंग अंडर द सन की मैं एडवाइस दूं उनको। मैं मुसलमानों It's के, a pressing हाँ तो उन्होंने issue for कहा, the Indian Muslims. हाँ तो You should उन्होंने have talked about एक मिनट, it. उन्होंने कहा कि मुसलमानों का बाल बांका नहीं होगा, मुसलमानों Some का। analyst says even if everything goes smoothly, still 8 crore people will be left out of this अरे exercise. पर वो कहते हैं कि That's अगर हाँ तो एक मिनट, पूरा उन्होंने अच्छे कहा से कि हो नहीं गया। कर रहे हैं, उन्होंने कहा अभी एक मिनट, अभी Home अमित Minister- शाह ने, Home Minister Amit Shah on नहीं, House of the Floor अरे said that they are अभी- going to अभी- implement आज- CAA, isn't it? अरे तो एक मिनट, अमित शाह की ब्रीफ कैरी कर रहा हूं मैं अमित शाह की ब्रीफ कैरी कर रहा हूं। Not about what एक you are मिनट carrying. सुन लीजिए, एक It's मिनट, about your एक मिनट, मेरा काम कितना है? बात पहुंचाना, और आपने वो करा है। मैं कर रहा हूं बिल्कुल, इससे ज्यादा मेरा कोई काम नहीं है, मैं बात पहुंचा रहा हूं अपनी, जहां भी पहुंचा, जब मुझे जरूरत पड़ती है। Let's move forward. Somewhere I have read आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत इस्लामिक बुक्स भी दी हैं, आपने कुरान शरीफ भी उनको बिल्कुल दिया, विद ट्रांसलेशन, बिल्कुल, सीरत की किताब भी दिया। थोड़ी सी रोशनी डाले इस पे। भाई देखिए, सीरत की किताब मैंने 2011 में शायद मौलाना राबे नदवी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदर है, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक सीरत पे किताब लिखी है जिसका जो उन्वान है वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, वो उस बेस पे लिखी है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ। तो मैं जब 2011 में मौलाना ने मुझे दी तो मैंने कहा आप मुझे भी दीजिए एक, और मैं जब वो चीफ मिनिस्टर थे, मैं मोदी साहब को भी देना चाहता हूं, तो मौलाना को मैंने कहा आप अपनी तरफ से लिख दीजिए उस पर, यानी कि भाई ये नरेंद्र मोदी साहब को। तो मौलाना ने लिखा, मैंने मोदी साहब से पूछा, कहा हाँ बिल्कुल आइए। मेरे सामने उन्होंने किताब खोली और 4-5 सफ़े पढ़े और ये कहा कि अगर ऐसी 5 किताब, कुरान शरीफ हिंदी में था, हिंदी में, बिल्कुल ठीक, आगे 5 सफ़े पढ़ने के बाद सुनिए, उन्होंने 2011 की बात है, उन्होंने, या 12 की बात है, 12 उन्होंने सफ़े पढ़े और उसके बाद यूं कहा कि अगर इस मुल्क का हिंदू ऐसी 4-5 किताबें पढ़ लेवे ना तो मुल्क का सारा मसला खत्म हो जावे। और सिर्फ नहीं, उसके बाद उन्होंने पूरी पढ़ी, सिर्फ खुद ने नहीं पढ़ी, उनके जो आसपास के जो उनकी प्राइम, उस जमाने में चीफ मिनिस्टर की ऑफिस की जो उनके खास लोग थे 5-6, सबको पढ़वाई। तो पढ़ी उन्होंने, कुरान भी हमने दिया उनको, पढ़ा उन्होंने। बल्कि कैलीग्राफी का, सुनिए, इस्लामिक कैलीग्राफी का एग्जीबिशन था 2012 में, उसका इनॉग्रेट किया उन्होंने, एक आयत को बराबर पढ़ी। जफर साहब, आप, उन्होंने 4-5 पढ़े, सबको पढ़ाया, गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन ने पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा, अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके दौरे इख्तिदार में स्टिल हम लिंचिंग देख रहे हैं, हम लव जहाद देख रहे हैं, और हम एक मिनट, मुझे आप ये बात पूछिए, एक मिनट यार, ये तो कमाल है, जो आदमी किसी को कुरान देता है उसको दोषी, उसको कटहरे में डालते हो। एक मिनट, मेरा काम क्या है? एक मिनट, अल्लाह मियां नहीं पूछता, आपको दोषी नहीं था। अरे एक मिनट, आपसे राय जानना चाह रहा हूं कि नहीं, देखो, ये सब हुआ है तो फिर ऐसा क्यों? ऐसा है कि देखो, ये आप मुझे ये कहना चाहते हो कि ये जो अभी जो लिंचिंग वगैरह हो रही है, इससे पहले हुई नहीं थी? नहीं हुई थी। एक चीज है इसमें, अरे एक मिनट सुनिए जफर साहब, इससे पहले भी लिंचिंग हुआ। अरे कैसी हुआ करती? अरे अहमदाबाद शहर में 150 लिंचिंग एक दिन में। सही, बट द इशू नाउ इज इट हैज बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, दैट्स द प्रॉब्लम। नो, इट्स नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट इस पर काफी फिक्रमंद है, मैं तो बात पहुंचाता हूं ना। काफी फिक्रमंद है? बहुत। आर यू सीरियस? अखलाक की लिंचिंग होती है, उसके पता नहीं कितने महीनों के बाद एक सेंटेंस आता है प्राइम मिनिस्टर। अरे वो यार देखो, उनका सेंटेंस आए या ना आए, जरूर। एक मिनट सुनिए मेरी बात। जैसे लोग मुझे कहते थे कि मोदी साहब इज नॉट सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड, वो जो कहते हैं ना कि उन्होंने सॉरी नहीं कहा, तो मैं साफ कहता था कि मुझे उनके सॉरी के लफ्ज नहीं चाहिए। यानी आप ये चाहते हो कि प्राइम मिनिस्टर बोल दे कि बहुत बुरा हो गया, मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे तो आप करके दिखाओ। मुझे उसके, ये जो गुजरात में जो हुआ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लिंचिंग पे कुछ भी नहीं हो रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, एक मिनट, आप लिंचिंग बंदे बाहर, एक मिनट, कितने, एक मिनट मुझे एक बात बताइए ना, वो एक मिनट, टोटल लिंचिंग इस मुल्क में पिछले 6 साल में कितनी हुई है? 99%। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 99%
इसके खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ है, पिछले 5 सालों की रिपोर्ट है ये। अरे टोटल नंबर बताइए ना मुझे। That's 99%. हाउ मेनी? नो नो 76 point some percent. 150। एक मिनट आपको मैं बता दूं, years की है, आउट ऑफ दो 76%, तो एक मिनट, लास्ट 5 years एक मिनट, तो हिंदुस्तान के अंदर 25,000 जो राइट हुए हैं 70 साल में, एक मिनट, 25 साल में 70,000 जफर साहब 70,000 राइट हुए हैं। Are you justifying? I am not justifying. I am not justifying. But आप उसकी क्यों बात नहीं करते हैं? आप एक मिनट 93 में मुसलमानों का कत्लेआम, आपसे नहीं, आपके दोस्त की बात ही नहीं, मेरे दोस्त की नहीं बात नहीं है। एक मिनट, आप नेली में 2000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था 83 में, क्यों बात नहीं करते आप उसकी? नेली के अंदर, आसाम में, बंबई में 93 में कांग्रेस वॉज इन, अरे कांग्रेस छोड़ दीजिए ना, जिसकी भी थी, we were asking them the no, क्या पूछा? एक मिनट, वो भूल गए, वो एक मिनट, वो 2000 गरीब थे, वो बेचारे गरीब आसामी थे, उनसे फिर से सवाल ही करना है, बस सवाल ही करना है, जैसे हम आपसे कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मेरे से क्यों कर रहे हो? मैं कोई गवर्नमेंट का आदमी नहीं हूँ, आप नहीं, मैं नहीं हूँ, आप नहीं है, मैं बिल्कुल गवर्नमेंट का आदमी नहीं हूँ। बट यू आर जस्टिफाइंग, आई एम नॉट जस्टिफाइंग। नहीं, आप गलत, आप यानी वो 150 की बात करते हो, और आप यानी 15,000 लोग कत्ल हो गए एक बंबई के अंदर, गुजरात में, उसकी बात ही नहीं करनी है आपको। सही बोल रहे हैं। और मेरा एक मिनट, आपको जफर सरेश वाला, एक मिनट, आप जफर सरेश वाला का घर जल गया, जफर सरेश वाला का फैक्ट्री जमीन के अंदर उतर गई, उस पर आपको सदमा हुआ कभी? ऑब्वियसली हुआ आपको? हर एक को कभी नहीं हुआ आपको? कभी सदमा नहीं हुआ आपको? आपको सिर्फ वो बताने, मैंने जस्टिफाई नहीं किया, मैंने नहीं किया। आपका सिलेक्टिव है, आपका सिलेक्टिव है। अरे मेरी एक मिनट, नहीं, आप सिलेक्टिव हो, आप बहुत सिलेक्टिव हो, आप सिलेक्टिव हो। आप बंबई के अंदर मुसलमान मारा जावे तो उसका गम नहीं है आपको, नहीं है आपको। आसाम के अंदर गरीब मुसलमान मारा जाता है, आपको नहीं है, नहीं आपको गम। आप लोग सिलेक्ट, आई डोंट वांट कि आप आस्क करो। आप गुजरात आए हो कभी? एक मिनट, आप एक मिनट, आप लेट्स कम टू, आप आज इंटरव्यू ले रहे हो क्योंकि सूट नहीं करता आपको सूट नहीं करता। आप भेटोइजेशन की बात करते हो। आप आए अहमदाबाद के मुसलमान, अहमदाबाद में 1000 मुसलमानों, नहीं, अहमदाबाद के अंदर 1000 मुसलमानों के कारोबार जमीन के अंदर उतर गए थे, उसके गम के लिए आप आए थे कभी? जफर साहब आए आप कभी? मुंबई के अंदर 2000 मुसलमान मारे गए, वो आपको नहीं है। जफर साहब आपका सिलेक्टिव है, ऐसा बिल्कुल भी सिलेक्टिव है आपका। आए एक बार, एक मिनट, अलमबरदारी करते हो ना आप, एक मिनट, आप नहीं, एक मिनट, आप जिनकी अलमबरदारी करते हो तो मैं आपको पूछना चाहता हूं ईमानदारी से, 2002 में आए आप, 2002 में आप आए, 2002 में, एक मिनट, लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्योंकि ये आप लोग सिलेक्टिव हो, हम एक ही टॉपिक में नहीं रहना चाहते, सिलेक्टिव हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तबलीगी जमात का मसला हो गया, आप भी एक तबलीगी जमात के रुकन भी कह सकते हैं, सपोर्टर भी कह सकते हैं। बिल्कुल। किस हद तक ये सही था कि तबलीगी जमात है ये? देखो, ऐसा है, तबलीग जमात का जो मसला हुआ, मैं आपको बता दूं, जब आप पूछते हो, मेरा तबलीग से बिल्कुल, जैसा आपने कहा, बहुत गहरा वास्ता है, पूरी जिंदगी रहा है। मैंने मौलाना साद साहब को, अभी ये लॉकडाउन वगैरह कुछ शुरू नहीं हुआ था, और तबलीग में आपको पता है ना 2 ग्रुप है, एक मौलाना साद साहब का और मौलाना अहमद लाट साहब का। उनका मरकज जो है बंबई में, न्यू बॉम्बे में है। मैंने दोनों को ये कहा था कि जब हालात बिगड़ रहे थे, और तबलीग जमात का मेजर क्या होता है, उनके जोड़ होते हैं। जोड़ मतलब भाई जैसे कश्मीर वालों का जोड़ है तो कश्मीर के लोग आ गए, साउथ अफ्रीका का जोड़ है, इस तरह से इनके जोड़ होते हैं, और एनी गिवन टाइम 2-2,5-3 हजार लोग इनके मरकज पे होते हैं। इनके जब जोड़ हो रहे थे मार्च में, तो मैंने दोनों को कहा कि भाई अभी मत करो। मैंने कहा नहीं, अभी कहीं हुकूमत से या कहीं से भी कुछ नहीं है, लेकिन जो हालात हैं, और आपका जोड़ यानी 2,500-3 हजार लोगों का मस्जिद में रहना, तो अभी मौकूफ कर दो। वो भी तबलीग थे, मौलाना अहमद लाट, और वो भी, उन्होंने अपनी शूरा को बुलाई और उन्होंने मशवरा किया, और उन्होंने भी जिस वक्त मौलाना साद साहब का जोड़ था वहां भी था, तो वहां बंबई में भी 3-4 हजार लोग जमा होने वाले थे जैसे इनके हुए, तो इन्होंने उसको मौकूफ कर दिया। मौलाना साद साहब को मैंने कहा तो उन्होंने नहीं किया, कोई भी वजह होगी, इज्तिहादी गलती, यानी कोई, मैं ये नहीं कहता कि उनका, बहरहाल उनका हुआ, और उस वक्त उनके 1800 या 2000 लोग अंदर थे मरकज में। तो तब भी मैंने मौलाना साद साहब को यह कहा, जब वो, इसलिए कि वो जो मौलाना साद साहब के खिलाफ जो बदमाशी की, वो केजरीवाल ने की।
वो जो उनके खिलाफ FIR और पुलिस के पीछे पड़कर वो सारा उसने किया था। तो तभी मैंने कहा, बोलते हैं ना कि भाई अभी गुबार है, अभी दबा दो उसको, है ना। तो मैंने मौलाना साद साहब को तब कहा कि मौलाना एक काम करते हैं, मैं आता हूं आपके साथ, इसलिए कि लॉकडाउन हो चुका था। मैंने कहा मैं आता हूं अपने पुलिस स्टेशन में, जाके इस मामले को दफा कर देते हैं। इनको टॉप से भी ये एडवाइस हुई कि आप एक काम करो, ये लोगों को यहीं रखो और आप मामले को यहीं क्वारंटीन करो या ये करो। मौलाना साद साहब की दो बड़ी गलतियां हुई। एक, वो जो 1800 या 2000 जो लोग थे मरकज में, उनके लिए सबसे महफूज जगह कौन सी थी? मरकज निजामुद्दीन था, वो तो थे ही पहले से। उसके बजाय मौलाना ने उनको पूरे हिंदुस्तान में तकसीम कर दिया, यूपी में भेजा, ये भेजा एक, और मौलाना साद साहब छोड़ के चले गए। आप मुझे बताइए कि कैप्टन ऑफ द शिप अगर शिप को छोड़ के चला जावे, ऐसा होता है कभी भी? तो मेरा तब भी मौलाना को क्या, मैंने कहा मौलाना आप अमीर हैं, इसलिए कि अमीर की इंतजार में होता है। तो वो मौलाना दूर चलेगा। और एक मालूम है आपको, आप मीडिया के आदमी हो, कि आपको एक मसाला मिल जावे कोई भी चीज को, तो कोई मीडिया वाला अगर वो छोड़ देवे, तो ऐसा प्लेटर में मसाला अगर मीडिया को मिले। उस वक्त हमने बात की तबलीग जमात के बारे में, सुनिए, जो लेवल पे ये मीडिया ने चलाया बहुत जो भी है, और उसमें क्या हो गया, वो चला क्यों? क्योंकि जो मेन आदमी है वो गायब है सीन से। उनको बार बार मैंने समझाया कि मौलाना आप सामने आ जाइए, आप आ जाइए। बहरहाल ये सब तो हुआ, छोड़ दीजिए, सब हुआ। उसके बाद हम खुद गए, हमने दोनों, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तबलीग जमात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब तबलीग जमात को इन एंड आउट जानते हैं, इवन होम मिनिस्टर साहब भी। हमने कहा कि सर अगर गलती है तो मौलाना साद साहब की है, ये तबलीग जमात में जो बेचारे लोग लगे, इनकी क्या कसूर है, इनका क्या कसूर है? और फिर तबलीग जमात का कोई गलती आप बता दीजिए, आपके पास तो उनके 70 साल का रिकॉर्ड है होम मिनिस्ट्री में। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने यह सोचा कि भाई नहीं, अब इसको, तो फिर मैंने खुद ने यूपी में जाकर, जहां जहां मुसलमान जो जेलों में थे, वो आपको पता है, आप कहते हो ना कि मैं बहुत सिलेक्टिव हूं, तो वो सिलेक्टिव का जवाब देता हूं। एक एक जगह जाकर, अच्छा मेरा क्या लेना देना था? जो तबलीगी यूपी की और बिहार की जेलों में थे, मेरा कोई उनसे लेना देना था? हमने जाकर अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3-4 मंथ्स एक भी आदमी अंदर नहीं रहा। अब वो किसने करा वो छोड़ो, मेरा काम उसके बाद शुरू हुआ। उसके बाद एक और बात कहता हूं मैं आपको, पिछले साल रमजान में जब ये लॉकडाउन था, हमारे गुजरात में सूरत और बड़ौदा के बीच में 3,500 से 4,000 बिहार और यूपी के बच्चे थे। इसी तरह देवबंद और सहारनपुर में 3,500-4,000 बच्चे रह गए थे। सारा ट्रांसपोर्ट बंद था। गवर्नमेंट ने स्पेशल ट्रेन लगवाई और वो सारे बच्चों को अपने जगहों पर पहुंचवाया। तो बस हमारी इतनी चलती थी। तो हमने कभी भी उस पर मैंने दरेग नहीं की कि अगर कोई बात मुझे पहुंचानी है तो पहुंचाता हूं, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है। जफर साहब, मेरा लास्ट सवाल जो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हम 2002 की बात कर रहे हैं, जब हम इस पे सवाल करते हैं तो आप पीछे 1984 का उठा लेते हैं। मैं कहां उठाया? मैंने उठाया नहीं। सर प्लीज। तो उससे अब अगर हम 84 या उससे पहले या उसके बीच की बात करते हैं तो 2002 बीच में आ जाता है। सो मेरा पॉइंट कंप्लीटली फ्रॉम मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप कांग्रेस का देखें, बीजेपी का देखें, उनकी अपनी गलतियां हैं, इनकी अपनी गलतियां हैं, उनकी थोड़ी सी, इनकी कुछ। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या इंडियन मुस्लिम्स को एक मुस्लिम बेस्ड पार्टी की जरूरत है कि नहीं? देखिए, मैं आखिरी सवाल, जिस वजह से मैं यहाँ कश्मीर में आया हूँ, मैं सियासत को कम से कम 25-30 साल से बहुत करीब से देखता हूँ और मैं आई एम गोइंग बियॉन्ड नाउ कांग्रेस बीजेपी। मैं एक बात मुसलमानों को कहता हूँ कि देखिए, इस वक्त जो सियासत वाला जो मामला है ना, मैं मुसलमानों के मसलों को दो तरह से, लास्ट बात कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अपने मसलों को दो तरह से देखता हूं। एक मसला मेरा वो है कि जो मैं हल नहीं कर सकता बगैर आपकी मदद के, और वो है सियासत वाला। बीजेपी को हम छोड़ देते हैं एक साइड पे, अभी तो कांग्रेस या जो भी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं वो आपको टिकट ही नहीं देंगी, तो आप पार्लियामेंट में कैसे जाओगे? ना पार्लियामेंट में आप जाओगे, ना असेंबली में जाओगे,
ना आप कॉर्पोरेशन में जाओगे। इसमें ये सुनिए काउंटर सुनिए में सुनिए काट सुनिए सकता मेरी था, बात। बट आप फिर से बोलेंगे सिलेक्टिव है। क्या नहीं, सुनिए ना, अभी मैं तो जी प्लीज प्लीज। अरे मैं उनके बीजेपी इसलिए मैं बात Please, नहीं करता please कि उनका उनकी अलग है। मैं तो जो लोग, मैं उनकी बात करता हूं जो अलमबरदारी करते हैं, जो हमारे वोट पे जीते हैं, प्लीज हाँ उनकी बात करता हूं, उनकी बात करता हूं। मैं गुजरात का एक मिसाल दूं आपको कि गुजरात में हमेशा 18 से 20 मुसलमान एमएलए हुआ करते थे। 20 मुसलमानों की टिकट देते थे ये असेंबली में, और कम से कम 2 मुसलमान पार्लियामेंट में लोकसभा से होते थे, एक आध राज्यसभा से होता था। धीमे धीमे कांग्रेस पार्टी ने काटते काटते 4 पे रख दी, और पार्लियामेंट में 1989 से अब तक कांग्रेस पार्टी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दी। ठीक है, और यही हाल करीब करीब पूरे मुल्क के अंदर है। तो इसलिए आप देखिए मुसलमान सिमट के अब 21 पे आ गया है ना, और असेंबलियों में 2-4 होते हैं, 5 होते हैं। तो मैं ये कहता हूं, छोड़ दीजिए ना कौन है क्या है, कि अभी ये सियासत में तुम्हारा कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि ना तुम किसी को ला सकते हो, ना तुम किसी को हटा सकते हो, ना तुमको ये टिकट देंगे। हां, आंख खुली रखो, अपनी प्रायोरिटी को बदल दो और अपनी प्रायोरिटी को डाल दो तालीम तालीम तालीम, और ऐसी तालीम हासिल करो ईमानदारी और तालीम की बुनियाद पर काबिलियत, ईमानदारी और अमानतदारी के साथ। जिस दिन तुमने ये कर दिया तो जो आज तुमको दूर कर रहे हैं ना, ये कल तुम्हारे घरों पे आएंगे, लाइन लगाएंगे तुमको ले जाने के लिए। तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है अल्लाह ने बड़ा उसमें वो दिया, वो जो मैं एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप की वर्कशॉप्स पूरे मुल्क में चलाई है मैंने, और उसमें मैं 3 ही बातें करता हूं बाकायदा, प्रॉपर वर्कशॉप विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल लिटरेसी, अवेयरनेस अबाउट कैपिटल मार्केट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कि एक बच्चे के दिमाग में जब आइडिया आता है, वो आइडिया से लेकर कारोबार में वो कैसे तब्दील हो जाए, वहां तक कैसे हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा कि अभी इसको तो छोड़ दो, क्योंकि वहां वो आपकी वो जरूरत पूरी नहीं होगी जब तक आप मेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे। और ये जो काम है उसमें आपको किसी की जरूरत नहीं है। हमें मेहनत करनी है, हमें मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता, हमको इम्तिहानात में बैठने से कोई नहीं रोक सकता। हमको ये 15, और ये गुजरात का जो आपने पूछा ना, गुजरात में ये मुसलमानों ने 2002 के बाद किया, तो उसका नतीजा आज दिखता है। जफर साहब, तालीम, हार्डवर्क और ईमानदारी, लेट्स लीव इट ऑन दिस। बस मैं तो यही कहता हूं। थैंक यू जफर साहब, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। Please subscribe to our channel Reportage and press the bell icon to remain updated.